अगर आपको स्कूल की प्रयोगशाला के पाठ याद हैं, तो ये भी याद होगा कि जब हम धातु की दो पट्टियां पानी में डुबोकर उन्हें बैटरी से जोड़कर उनमें बिजली प्रवाहित करते थे, तो धातु की पट्टियों पर बुलबुले उभरते थे। ये और कुछ नहीं बल्कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बुलबुले होते थे, यानी H2O। पानी के तत्वों का विघटन होकर वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बदल जाते थे। इस हाइड्रोजन का इस्तेमाल जलाने के लिए भी हो सकता है, यानी इसके इस्तेमाल से आग जलाकर खाना भी पकाया जा सकता है। गाड़ियां ही नहीं, हवाई जहाज उड़ाने के लिए भी इस ऊर्जा का इस्तेमाल हो सकता है। पेट्रोल या कोयला जैसे ऊर्जा के दूसरे स्रोतों के जिनके जलने से कार्बन गैस बनती है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। मगर हाइड्रोजन की सबसे अच्छी बात यह है कि जलने के बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन फिर मिलकर पानी में बदल जाते हैं। ये रिन्यूएबल ऊर्जा साबित हो सकता है और जलवायु परिवर्तन की समस्या को सुलझाने में भी फायदेमंद साबित हो सकता है। तो इस हफ्ते हम दुनिया जहां में यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हाइड्रोजन हमारी ऊर्जा आपूर्ति की समस्या का हल हो सकता है। पार्ट 1, हाइड्रोजन क्या है। हमारी पहली एक्सपर्ट हैं रेचल रॉथमन, जो ब्रिटेन की शेफील्ड यूनिवर्सिटी में केमिकल इंजीनियरिंग की प्रोफेसर हैं और ब्रिटेन की संस्थाओं में हाइड्रोजन के इस्तेमाल पर अनुसंधान कर रही हैं। वो कहती हैं कि हाइड्रोजन को कई तरीके से जलाकर ऊर्जा बनाई जा सकती है। हाइड्रोजन के जलने से भाप बनती है। हम हाइड्रोजन को किसी छोटी बॉयलर टंकी में जला सकते हैं या बड़ी फैक्ट्रियों या बड़े वाहनों की टंकी में जला सकते हैं। इसे वाहनों को कंबस्टन इंजन में भरकर जलाया जा सकता है या बैटरी के सेल में रखकर ऊर्जा पैदा की जा सकती है। हाइड्रोजन तो कई तरीके से बनाई जा सकती है, मगर जरूरी ये है कि उसे स्वच्छ यानी साफ तरीके से बनाया जाए। हाइड्रोजन धरती पर प्राकृतिक रूप से नहीं मिलती, लेकिन पानी हाइड्रोकार्बन के रूप में कोयले और गैस और तेल में मिलती है। हाइड्रोकार्बन स्रोत यानी प्राकृतिक गैस से हाइड्रोजन निकालने की प्रक्रिया को स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग कहते हैं और दुनिया भर में इसका इस्तेमाल हो रहा है। और दुनिया भर में प्रति वर्ष 12 करोड़ टन हाइड्रोजन इस प्रक्रिया से बन रही है। लेकिन इसमें समस्या यह है कि इससे कार्बन गैस का उत्सर्जन भी होता है। इसलिए हाइड्रोजन बनाने का सबसे बेहतर तरीका है उसे पानी से निकालने का, जिसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया में सिर्फ ऑक्सीजन ही बाहर निकलती है। हाइड्रोजन बनाने की प्रक्रियाओं को नीले, हरे या भूरे रंग के चार्ट में दिखाया जाता है, जो ये बताते हैं कि प्रक्रिया कितनी स्वच्छ है, यानी उस प्रक्रिया से कितनी कार्बन बाहर निकलती है। रेचल रॉथमन कहती हैं कि फिलहाल मीथेन स्टीम रिफॉर्मिंग की जो प्रक्रिया है वो भूरी प्रक्रिया है, क्योंकि इस प्रक्रिया से कार्बन गैस भी निकलकर हवा में मिलती है। ब्लू यानी नीली प्रक्रिया भी खास अलग नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि इससे निकलने वाली कार्बन गैस को पकड़कर बंद करके उसका कोई और इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे बेहतरीन प्रक्रिया है ग्रीन प्रक्रिया, और वो है इलेक्ट्रोलिसिस यानी पानी से हाइड्रोजन बनाने की प्रक्रिया। बेहतर तो ये होगा कि हम अपनी जरूरत की पूरी ऊर्जा नीली और हरी प्रक्रिया से ही बना पाएं। नीली प्रक्रिया के बारे में हम बात करेंगे इस कार्यक्रम के चौथे भाग में, लेकिन पहले बात हरी प्रक्रिया यानी इलेक्ट्रोलिसिस की। हमने जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए कार्बन उत्सर्जन कम करने का जो नेट जीरो लक्ष्य रखा है, उसके लिए आवश्यक मात्रा में इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन नहीं बन रहा है और उसके लिए जिस किस्म की टेक्नोलॉजी चाहिए उसके बनने में समय लगेगा। तब तक हम भूरी और नीली प्रक्रिया वाली हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते रहेंगे। लेकिन क्या पूरे सहारा रेगिस्तान में सौर ऊर्जा पैनल बिछाकर वहाँ इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए हाइड्रोजन बनाकर दुनिया को नहीं सप्लाई की जा सकती? सहारा रेगिस्तान में बिजली बनाकर दूसरी जगहों पर सप्लाई करना आसान नहीं है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बहुत सूक्ष्म होते हैं और आसानी से हवा में रिस जाते हैं। इसलिए हाइड्रोजन को बड़े कंटेनरों में भरकर भेजने की कोशिश की जाए तो उसमें से बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले रिस जाएगा। दूसरी बात, उसे लाने के लिए पानी के बड़े जहाजों की जरूरत होगी जो डीजल पर चलते हैं, तो कार्बन कम करने का लक्ष्य तो वही हवा हो जाएगा। इससे तो यही लगता है कि बेहतरीन तरीका ये है कि जहां हाइड्रोजन इस्तेमाल होना है उस जगह के पास इसे बनाया जाए। लेकिन क्या इसे बनाने के लिए घर के पिछवाड़े जैसी जगहों पर इलेक्ट्रोलाइजर उपकरण लगाए जा सकते हैं? रेचल रॉथमन कहती हैं, सैद्धांतिक तौर पर यह संभव तो है, लेकिन चुनौती इसे बड़े पैमाने पर सस्ती कीमत पर बनाने की है, ताकि ये व्यवहारिक और टिकाऊ विकल्प बन जाए, जो फिलहाल आसान नहीं है। पार्ट 2, हवाई जहाज, ट्रेन और गाड़ियां। ऊर्जा काफी बड़ी मात्रा में हमारे यातायात के साधनों में खर्च होती है और ये कार्बन उत्सर्जन का एक बड़ा स्रोत भी है। अब हम सड़कों पर बिजली से चलने वाली गाड़ियां देख रहे हैं जो लिथियम बैटरी पर चलती हैं, मगर बड़े ट्रक, ट्रेन और नौकाओं को चलाने के लिए बैटरी की क्षमता काफी नहीं होती। इन साधनों को चलाने में हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो सकता है। हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं थॉमस वॉकर, जो क्लीन एयर टास्क फोर्स के प्रबंधक हैं। ये संस्था दुनिया भर में संस्थाओं को स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल के तरीकों पर सलाह देती है। थॉमस वॉकर कहते हैं, सामान ढोने वाली बड़ी नाव और ट्रकों को हाइड्रोजन से चलाया जा सकता है।
We see it playing a particularly important role in marine. दुनिया में यातायात के साधनों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन का 2 से 3% हिस्सा बड़ी मालवाहक नौकाएं जो दुनिया भर में सामान लाती और ले जाती हैं उनसे होता है। इन नौकाओं में अमोनिया यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को ईंधन की तरह इस्तेमाल करने से कार्बन एमिशन में कमी लाई जा सकती है। और सामान की ढुलाई के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रकों में बैटरी की जगह अगर कंबस्टन इंजन में हाइड्रोजन भरकर चलाने से क्या मदद मिल जाएगी? The biggest issue you have with batteries, there's not very much. ट्रक लंबी दूरी की यात्रा करते हैं और बैटरियों पर उन्हें चलाने में समस्या ये है कि पूरे सफर के दौरान उन्हें कई बार चार्ज करना पड़ेगा। ये बैटरियां बहुत बड़ी होती हैं और 1000 किलोवाट की बैटरी चार्ज करने में 5 घंटे तक का समय लगता है, लेकिन इसी ट्रक में हाइड्रोजन भरने में सिर्फ 20 मिनट लगते हैं। मगर हाइड्रोजन के साथ भी एक समस्या ये है कि इसे भरने के लिए पेचीदा किस्म के उपकरणों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि दबाव की वजह से ये बहुत गर्म हो जाते हैं। तो ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी होता है कि ट्रक में डालते समय हाइड्रोजन गैस सही कंडीशन में हो और दबाव बिल्कुल सही रहे। अगर उपकरणों और टेक्नोलॉजी की समस्या सुलझ भी जाए तो ये सुनिश्चित करना होगा कि हर जगह पर्याप्त संख्या में हाइड्रोजन पंप उपलब्ध हो। आपको याद होगा जब बैटरी पर चलने वाली कारें बाजार में आईं तो कई लोग उन्हें खरीदने से पहले हिचकिचाते थे, क्योंकि उन्हें शक होता था कि बैटरी चार्ज करने के लिए पर्याप्त चार्जिंग स्टेशन होंगे या फिर नहीं होंगे। यही चुनौती हाइड्रोजन गैस स्टेशन की उपलब्धि को लेकर भी हो सकती है। वॉकर कहते हैं इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने होंगे और इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से रियायतें भी देनी होंगी। लेकिन क्या हवाई जहाज चलाने के लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो सकता है? We think that hydrogen